नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुमला में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभा को किया संबोधित। जनता से ठगबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपील। सीएम चंपई सोरेन रहे मौजूद। रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री आलमगीर आलम के प्रिय संजीव कुमार और उसके नौकर जहांगीर आलम को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान 35.23 करोड़ रुपए हुए बरामद। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिया बयान। तीसरे चरण के मतदान को लेकर दिया बयान। कहा, हमारे लोग कर रहे ज्यादा वोटिंग। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कमर का बढ़ा दर्द। आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में करवाया एमआरआई। तेजस्वी दर्द में ताबड़तोड़ कर रहे रैली। सुपौल में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी की मौत। पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से हुई मौत। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का लगाया आरोप। नमस्कार, रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुमला जिला के बसिया प्रखंड के एनपीसी मैदान में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो आदिवासियों को सरना कोड प्रदान करने का काम करेगी। गरीबों का लिस्ट बनाकर हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देगी। जनता से और भी कई वादे करते हुए उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। ये पहला चुनाव है जहां इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, इस किताब की रक्षा कर रहा है, और बीजेपी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। खुलकर उनके नेता कह रहे हैं कि वो संविधान को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, फेंक देंगे। तो चुनाव में यही लड़ाई है। मोदी जी के नेता हर रोज कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता, और एक के बाद एक बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। पहली बात यह है, बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के इस धरती के पहले मालिक थे। और जैसे ही आप देखना, जैसे इंडिया की गठबंधन की सरकार गरीबों को पैसा देगी, मीडिया कहेगी देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अरबपतियों को पैसा मिलता है, उनकी आदत नहीं बिगड़ती। किसान को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है। मजदूर को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है। पहले ये कहते थे ये चुनाव ये देश के लिए एक निर्णायक चुनाव है, क्योंकि हम सब इंडिया गठबंधन के हैं और देश में जो तानाशाही है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान को बचाना है, ये लड़ाई 2024 में हम लोग को एक निर्णय लेना है। इसलिए जो आज जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अपना सत्ता हासिल किया केंद्र में, उस दिन से पूरा देश में एक अलग ही माहौल लाया और झूठ का खेती करा। सबसे ज्यादा जुमलाबाजी लोग बात किया है। कभी भारतवासी के हित में, न प्रदेशवासी के हित में, कभी भारतीय जनता पार्टी ने। तो बढ़ते आगे, बिहार में नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने
विधान परिषद के सभागार में शपथ ली है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी सहित 11 एमएलसी ने भी शपथ ली और साथ ही निर्वाचित होने वाले विधान पार्षदों में 3 बीजेपी, 2 जेडीयू, 4 आरजेडी और भाकपा माले से 1 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 सदस्य शामिल थे। आपको बताते चले कि जेडीयू से नीतीश कुमार और खालिद अनवर, बीजेपी से मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और साथ ही आपको बताते चले कि आरजेडी से पूर्व सीएम राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली और उर्मिला ठाकुर, वहीं भाकपा माले से शशि यादव ने शपथ ली है। मुंगेर में निर्दलीय प्रत्याशी नीतीश कुमार का बयान सामने आया। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने कहा कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनके पास कोई विजन नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रत्याशियों के संबंध में भी कहा कि चुनाव के दौरान वो बस बोलेंगे हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, आप उनसे जाकर पूछें क्या उनके पास कोई विजन है, कोई डेवलपमेंट का कोई उनके पास में आइडियोलॉजी है, कोई रोड मैप है। वो बस बोलेंगे हम फलाने जाति, हम ढिमके जाति, हमको ये हुआ, हमको वो हुआ, हमको कॉन्फिडेंस है। अरे भाई क्यों मजाक बनाने पे हमारा उतारू हो, मत बनाओ मजाक हमारा। सपने दिखाएंगे, अभी जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। आप सब समझदार हो मेरे भाई, मेरे को पूरा भरोसा है आपकी समझदारी पे। आप देखिए तो एक बार कहाँ विकास हो गया है, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कोई नहीं है भाई। ह्यूमैनिटी, मानवता एकमात्र धर्म है और हम सब उस धर्म अपने अपने आजादी के साथ उस धर्म को अगर और संवैधानिक रूप से हमारा संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म, उससे भी मानवता से भी, मानवता के बाद अगर कोई धर्म है तो वो संवैधानिक धर्म है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में जब जब चुनाव आता है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को आरक्षण याद आता है। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद बिहार की सत्ता में थे और तब उन्होंने कोई भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नालंदा के श्रम कल्याण केंद्र के प्रांगण में जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं सम्राट चौधरी ने आगे यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए कोई भी समझौता करने का काम नहीं किया है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, चुनाव खत्म होता है, सब आरक्षण उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो लालू जी को जरूर याद आता है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप याद कीजिए साथियों, 2001 में 2002 में मुखिया और नगर निकाय का चुनाव हुआ, कोई आरक्षण नहीं था। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की सरकार चली। न पिछड़े को, न दलित को, न महिलाओं को आरक्षण था। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए, इन्होंने पहली बार व्यवस्था किया और 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र आज किस तरह से बिहार को बदनाम कर रहे हैं। उनकी बेटी कहती है सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे। अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी औकात और मिसाल क्या है जो एक परिवार से बाहर नहीं निकल सका, जो अपने जात को भी नहीं देख सका। अपने जात को अगर जो सम्मान देते तो माननीय रामकृपाल यादव जी जो राजद का हनुमान था, राजद को छोड़ के नहीं भागते। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है।
अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे पास खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आरजेडी के नेता गौतम सागर राणा से सीधी बात की हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि क्या पलामू लोकसभा में मोदी का मैजिक चलेगा, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज आरजेडी के कद्दावर नेता जाने जाते हैं गौतम सागर राणा जी। हम पूछेंगे कि क्या मोदी जी का जो ये है मैजिक है, कितना काम करेगा आने के बाद, और कितना वोट प्रतिशत पर, आपके वोट प्रतिशत पर उनका जो है डाइवर्ट होगा। इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम काफी है, और ये नाम उनकी कार्यशैली से है। हिंदुस्तान में अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम आश्वस्त दिखते रहे पहले प्रथम चरण के चुनाव से पहले कि प्रथम चुनाव से पहले वो आश्वस्त दिख रहे थे। लेकिन जब प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो जो वोटों का प्रतिशत था वो कम था, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात की काफी चिंता हुई कि हमारे वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं गए। तो अपने वोटरों को आक्रामक बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का भाषण छिंदवाड़ा से शुरू हुआ, और छिंदवाड़ा में उन्होंने पहली बार मंगलसूत्र की बात की और ये कहा कि हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और उन मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। यह भाषण आप मानेंगे कि बिल्कुल घृणा से भरा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी इस देश के 1.5 अरब लोगों के नेता हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हिंदुस्तान की जो विविधता में एकता है, यह जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसके वो नेता हैं। पहले भी मैंने कहा है कि धर्मों के अंदर धर्म है। हिंदू धर्म में भी अनेक खुट है, अनेक धर्म के लोग हैं। मुस्लिम में भी शिया सुन्नी है, बौद्ध में भी हीनयान और अलग अलग तरह के पंथ को मानने वाले लोग। तो इस खूबसूरती को उन्होंने जिस तरह से मर्दन किया है, यह कोई प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है, यह तो कोई भारतीय जनता पार्टी का जो प्रखंड स्तरीय नेता भी है,
वो भी इतनी घृणास्पद बात नहीं कर सकता है। सवाल उठता है कि यहाँ आने से क्या मतलब ये आपके गठबंधन के नेताओं मतलब गठबंधन के जो प्रत्याशी उस पर कुछ छाप या उसके गठबंधन के रूप में जो इस देश में चुनाव हो रहा है ना, वो गठबंधन के नेताओं की देन नहीं है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। देश का ईसाई, देश का मुसलमान, देश का दलित, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग जिनका आरक्षण छीना जाएगा, वो मिल करके लड़ रहे हैं। और मैं हो सकता हूं कि गलत हूं, लेकिन राजनीति का एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक अंदर धारा देख रहा हूं। लेकिन सवाल है पलामू में जो रविदास समाज के लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कुछ छीना जा रहा है। अब आप पूछिए। लेकिन अभी तो मोदी जी ने कहा कि संविधान के साथ वो अपने जीते जी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो है ये मोदी जी इसमें जो बात करते हैं वो मिथ्या करते हैं। उनके 5 लोकसभा के सदस्यों ने कहा है कि 400 पार होगा तो संविधान बदलेगा। जो देश के हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे। अभी मौके की नजाकत देख करके यदि बदलते हैं वो, तो ये झूठी बात उनके मन के अंदर। वो तो कहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कंबल ओढ़ के घी पी लिए। बता नहीं रहे देश को कि कितना पैसा आया, प्रधानमंत्री के फंड में कितना पैसा आया, किसने दिया, बता नहीं रहे। तो क्या कहेंगे जैसे आज जितनी बात। अरे भाई, हमको पहले मेरी पीड़ा तो व्यक्त करने दीजिए। अब अंबानी है, वो तो पूंजीपति है, कमजोर से कमजोर राजनीति का व्यक्ति। मतलब ये मोदी जी अंबानी के पत्नी के पैर में झुके और अंबानी जो है उनके कंधे पर हाथ रखे हुए और उनकी पत्नी हाथ मिला रही है। नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो जब मोदी जी के खिलाफ थे तो बड़ा बड़ा तस्वीर बना करके उन्होंने पेश किया कि देखो मोदी को। तो मोदी जी जो है वो खाल में छिपे हुए हैं। उनका ऊपरी चेहरा प्रधानमंत्री का है, लेकिन भीतरी चेहरा आरएसएस के कट्टर कैडर का है और वो इस देश का नाश कर देंगे। इनको हटाइए, आप लोग भी मिलकर हटाइए। क्या लगता है आज आने के बाद जिस तरह से लोगों में एक उत्साह था, देखे मोदी का नारा था, हर उनकी हर बातों पर तालियां लोग बजा रहे थे, हर जो है मोदी के घर घर मोदी नारे लग रहे थे। नहीं, ये तो दिख रहा है। तो मोदी जी परेशान क्यों हैं? मोदी जी अपना जो चुनाव मैनिफेस्टो है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी भाषण कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। तो जब उनकी नजर में कांग्रेस कमजोर है और राजीव गांधी को ट्रोल करने के लिए, पप्पू बनाने के लिए 600 आदमी जिनको 3 लाख रुपए से कम नहीं मिलता किराया, दिल्ली में एक मकान में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेकर के सारा डिवाइस, और वो ट्रोल करते हैं कि ये पप्पू है। राहुल गांधी ब्लैक बेल्टर है, राहुल गांधी विद्वान आदमी है, राहुल गांधी अमेरिका इंग्लैंड में जाकर के भाषण करते हैं। तो राहुल गांधी को आप पप्पू बना रहे हैं कि चीनी कैसे बनता है और गेहूं कैसे आटा पिसाता है। कितना दिन बनाइएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब उनके आने के नहीं, हम कह रहे हैं कि इस देश में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी का रास्ता गलत है और मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के काबिल नहीं है। मोदी जी को जबरदस्ती हटा के जेल भेजना चाहिए। चुनाव आचार संहिता में घृणा फैलाने की इजाजत नहीं है। आज के भाषण पलामू के पहले छिंदवाड़ा तक 15-16 भाषण उन्होंने कहा होगा और ये भाषण जो है ये ऐसा लगता है जैसे हिंदू महासभा का कोई आदमी बोल रहा है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि हरिद्वार में हिंदू सम्मेलन हुआ, वहां पर साध्वी लोग गेरुआ कपड़ा पहन के थे, अब बोल रही थी चिल्ला चिल्ला करके कि मुसलमानों का गर्दन काट लो। अरे तुम्हारे बाप का राज है, तुम गर्दन काट लोगे? जो कुछ इतिहास में हुआ उसमें हजारों चीजें अच्छी हैं। तो आज इस देश में अमन चैन से लोग रह रहे हैं। तो नागरिकों की एकता एटम बम के ताकत से अधिक होती है। एटम बम से देश मजबूत नहीं होता है। आप यूक्रेन में देख लिए नागरिकों की ताकत, पुतिन को दम फुलाए हुए। क्यों?
अच्छा खैर अब आप सवाल पूछिए। ये है गौतम सागर राणा जी। इन्होंने कहा कि मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं विद्वेष फैला रहे हैं देश में, और ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनको इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश में सभी धर्म के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और देश को सशक्त बनाते हैं। ये आज की नहीं, शुरू से यह प्रक्रिया रही है। लेकिन आज जो ये भाषण दे रहे हैं, जगह जगह जा जाकर जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, एक तरह से विद्वेष फैला रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इससे देश में अशांति फैलेगी। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा गौतम सागर राणा जी का बात कितना लोग मान पाते हैं। लेकिन फिलहाल मोदी मैजिक कितना चल पाएगा, ये 13 तारीख के जो मतदान होंगे उसमें लोग अपना जो है इसके बाद ही पता चल पाएगा कि लोगों का पक्ष किस ओर है। लेकिन फिलहाल एक तरफ गौतम सागर राणा जी कमाल संभाले हुए हैं, ममता भुइयां जो इंडी गठबंधन की प्रत्याशी है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने आज अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग करके और लोगों से अपील किया है कि वो अपने प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को जिताए। अब जनता तय करेगी आने वाला वक्त में कि वो किस करवट बैठती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ममता भुइयां एक तरफ विष्णु दयाल, दोनों में कौन किसे मात देता है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सारनाथ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रांची में ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद 35.23 करोड़ रुपए मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तारी के बाद में ईडी कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के लिए ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की। कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड की अनुमति दी है। अब इनकी पेशी 13 मई को होगी। साथ ही आपको बताते चले कि आज इन्हें जेल भेजा गया। ईडी ने दोनों को बीती रात गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के घर पर करीब 31 करोड़ रुपए बरामद हुए। फिलहाल इस मामले में ईडी की टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि तीसरे चरण के मतदान को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे लोग
ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के अब की बार 400 पार पर यह भी कहा कि वे पार हो गए हैं और वे पत्रकारों की तरफ से जंगलराज के संबंध में पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा कि वे जनता को भड़का रहे हैं। तरफ जा रहा हो जनता 400 पार लगता है, पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा, भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कमर में बढ़ते दर्द को लेकर आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में एमआरआई करवाया है और उनके स्पाइनल सेगमेंट में पिछले 10 दिनों से लगातार दर्द है, जो कि बीते 4 दिन से काफी अधिक बढ़ गया है। आपको बताते चले कि तीसरे चरण के चुनाव तक तेजस्वी ने 109 सभाएं कर चुके हैं। वहीं चिकित्सकों ने भी ये बताया कि कभी मंच और हेलीकॉप्टर में चढ़ते उतरते और किसी उबड़ खाबड़ जगह पर पैर का असंतुलन बिगड़ने से ऐसा हुआ है और अभी वो दर्द निवारक दवाएं और इंजेक्शन लेकर प्रचार पर जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।